हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे IUPAC के बारे में, है ना। इसे हम IUPAC या IUPAC के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक सीखा मेंबर्स बनाना, जैसे एल्केन के मेंबर्स हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इस तरह से ये एल्केन के मेंबर्स होते हैं। एल्कोहल के भी आपने मेंबर्स बनाना सीखे, है ना। एल्डिहाइड के भी मेंबर्स बनाना सीखे। अब हम देखते हैं IUPAC के बारे में। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि ये IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म होती है ना। इसे सबसे पहले जो IUPAC है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में और इसे रिवाइज किया गया 1993 में। ठीक है, तो ये IUPAC जो है एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिसे इंट्रोड्यूस 1947 में किया गया और रिवाइज 1993 में किया। ये होता क्या है, जो IUPAC है वो है सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम किया जाता है, नेमिंग, नाम रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा और। जैसे हमने देखा CH4 होता है, CH4 को हम बोलते हैं मेथेन। ठीक है, मेथेन पढ़ते हैं, पर इसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्सी एरिया के अंदर पाई जाती है। ऐसे और भी कुछ कंपाउंड होते हैं, है ना, जिनके कुछ कॉमन नेम्स हैं। जैसे मैं कहूँ CH3COOH, तो ये होता है हमारा विनेगर भी कहते हैं इसे, या हम इसे एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये जो इसके नेम है ना, और इस तरह से और भी कंपाउंड होते हैं। जैसे मैं बोलूँ HCOOH, इसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसे हम फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिड जो एक आंट होती है उसका नाम होता है फॉर्मिक, तो उसकी स्टिंग में पाया जाता है, इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो ये हमने जो नाम लिखे, ये क्या है, इनके कॉमन नेम है। ठीक है, तो इस तरह के ये जो कॉमन नेम होते हैं, इसमें से ये जो मिथेन है, मिथेन कॉमन नेम नहीं है ना। तो मिथेन को छोड़ के ये जितने भी नाम लिखे हैं, ये सब क्या है, कॉमन नेम्स कहलाते हैं। तो ये कॉमन नेम्स अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से इनके नाम, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे रख सकता है। ठीक है, तो वो कॉमन नेम कहलाएगा। जैसे हम इसे मार्स गैस कह रहे हैं, कोई दूसरा कंट्री इसको इसकी किसी और प्रॉपर्टीज से कुछ और नाम से लिख सकता है। ठीक है, तो सभी लोग इसके अलग अलग नाम, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने IUPAC का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि IUPAC वर्ल्ड वाइड नेमिंग होता है, इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड की एक स्पेसिफिकेशन हो जाएगी IUPAC से। तो ये IUPAC इसीलिए ज़रूरत था। IUPAC था हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच इज़ वर्ल्ड वाइड नेमिंग। इज इट क्लियर है? इस IUPAC का यूज़ करके इंटरनेशनल लेवल पे हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है, जिसे सभी जगह इसी एक नाम से जाना जाता है। तो IUPAC में जो हम नाम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसका जो नाम होता है उसे 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। 3 पार्ट में लिखा जाता है किसी तरह से। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखेंगे उसमें वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद हम लिखेंगे सफिक्स। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बनेगा, है ना। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसमें से आप वर्ड रूट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट का मीन्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कार्बन चेन। जो कार्बन चेन होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसी के हिसाब से उसका वर्ड रूट होता है। प्रीफिक्स में हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसे प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ देंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उसमें वर्ड रूट, और सफिक्स होता है एंडिंग ऑफ नेम। ये भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो जो प्राइमरी सफिक्स होता है, ये प्राइमरी सफिक्स क्या है, जो चेन बनती है उसके अंदर बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर बॉन्डिंग को, जैसे सिंगल है तो हम एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड लग रहा है उसमें तो ईन लगा देंगे,
और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लिख देंगे उसके लिए। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, जो हम उस चेन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हम यूज़ करेंगे, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था ऑल हमने एल्कोहल के लिए देखा, अल हमने एल्डिहाइड के लिए, ओइक एसिड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ किया। इसी तरह से ऑन हमने कीटोन के लिए और ओएट हमने एस्टर के लिए सफिक्स यूज़ किए थे। तो इन सफिक्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स होगा, फिर वर्ड रूट एंड सफिक्स। हम फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्रीफिक्स, फिर था हमारा वर्ड रूट, फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारा क्या नाम बनता है, आयुपेक नेम बनता है ना। इन चारों चीज़ों के मिलने से आयुपेक नेम बनता है। क्लियर है। इसमें से हम वर्ड रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर एक कार्बन होता है तो उसे हम मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है। अब 10 कार्बन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपकी हायर स्टडी में आएंगे, या आपके सिलेबस में 10 तक ही कार्बन से कार्बन की चेन बनेगी। तो ये आपको 10 तक ही याद रखने हैं, डेक तक ही आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको वर्ड रूट्स थे जो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में अगर बॉन्ड डबल लग रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। और चूंकि ये 2 हैं तो 2 के लिए यहाँ वर्ड डाई का यूज़ किया जाएगा। अगर चेन में कोई चीज़ 2 लगी हुई है तो उसे हम बोलेंगे डाई, 3 लगी होंगी तो उसे बोलेंगे ट्राई, 4 लगी होंगी तो उसे बोलेंगे टेट्रा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 हैं तो इसको डाई इन कहा जा रहा है, ठीक है। इन, आइन, एन कुछ भी हो सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना है 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। अब अगर प्राइमरी सफिक्स के साथ सेकेंडरी सफिक्स भी ऐड हुआ तब इसका नाम कैसे पढ़ा जाएगा। सपोज प्राइमरी सफिक्स हमारा एन है और इसके साथ में सेकेंडरी सफिक्स ऑल लगा हुआ है, तो इसका नाम पढ़ेंगे तो ये दोनों क्या है, वोवल्स। तो 2 वोवल्स होते हैं तो ई आगे वाला कैंसिल हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनोल। तो इसके नाम में हम क्या जोड़ देंगे, जो वर्ड रूट होगा उसके साथ में हम एनोल जोड़ देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से इनका नेम हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को मिला के इस तरह से नेम बनेगा, ठीक है। चलिए अब प्रीफिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन चेन बनाते हैं। सपोज़ ये एक कार्बन चेन है, इसके साथ यहाँ क्लोरीन लगा है, इधर फ्लोरीन जुड़ रहा है, इधर नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है और इधर साइनो ग्रुप आपके इस चेन में ऐड है। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रो या साइनो ग्रुप ऐड है, इन्हें वर्ड रूट तो कहा नहीं जा सकता, ना ये प्राइमरी सफिक्स है ना ये सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। क्लियर है। प्रीफिक्स, इस प्रीफिक्स में एफ को फ्लोरीन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, फ्लूरो। तो ये आप रजिस्टर में नोट कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एफ का मतलब है फ्लूरो, इसको हम फ्लूरो पढ़ेंगे। Cl को हम क्लोरो पढ़ेंगे, है ना। Br को हम ब्रोमो पढ़ेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो पढ़ेंगे, आयोडीन को आयोडो, है ना। इसी तरह से NO2 लिख रहा है तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रो। और अगर NH2 है तो ये अमीडो हो जाएगा, सॉरी अमीनो हो जाएगा। और NO है तो ये हमारा नाइट्रोसो हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनके नेम ऐड होंगे। सपोज OCH3 ऐड है तो इसे बोलेंगे हम मैथोक्सी, और OC2H5 ऐड है तो इसको हम बोलेंगे एथोक्सी। इसी तरह से अगर किसी में OH ऐड है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्रीफिक्स इनको रजिस्टर में नोट कर लेना, ये प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ ये आपको वर्ड रूट भी याद होना चाहिए, ये प्रीफिक्स। और इसके अलावा ये डाई, ट्राई, टेट्रा, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आयुपेक नेम आप लिख पाओगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ आयुपेक।
IUPAC के रूल्स क्या हैं नाम लिखने के। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, एक ऐसी चेन जो सबसे लंबी हो, लॉन्गेस्ट हो, ऐसी चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूस हो, कहीं में से ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसमें सिर्फ कार्बन ही होने चाहिए। कार्बन वाली सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन को हमें सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कार्बन की चेन बनाई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से हमें कार्बन के एक चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है। इस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन, ठीक है। तो एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस और सिर्फ कार्बन से बनी होती है। क्लियर है। अब सपोज़ ये तो स्ट्रेट चेन है जिसके बाहर कुछ भी नहीं लगा है। सपोज़ ये चेन इस तरह से होती, ये कार्बन लगे हुए हैं स्ट्रेट में और इसके बाद एक कार्बन इसके नीचे लगा होता, और अब हमें इसमें अगर इसमें तो कोई कार्बन था नहीं, तो स्ट्रेट हमें चेन मिल गई एक चेन स्ट्रेट चेन। ये हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो ये 2 और ये 3 तरह से हम चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर कौन सी हमें चेन सही रहेगी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसमें 3, 4, 5, 6 कार्बन वाली चेन है ना, स्ट्रेट चेन है वो 6 कार्बन वाली चेन है। और ये लेफ़्ट साइड से जो चेन बन रही है इसमें कार्बन कितने हैं, ओनली इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। और राइट साइड से जो हमने चेन बनाई थी, तो राइट साइड वाली चेन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो ये 3 तरह की चेन है, इसमें से हमें स्ट्रेट वाली को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स ज़्यादा है, यही सबसे लंबी चेन होगी। क्लियर है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को, जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं वो चेन, ठीक है। तो यह हमने इस तरह से चेन का सिलेक्शन किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई चेन बनी हुई है कार्बन की, तो इसमें अगर हम इस तरह से इस चेन को ले सकते हैं तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं। और इस चेन का सिलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, देखो हम ऊपर से लेके नीचे तक ये कार्बन वाली चेन को बना सकते हैं। तो हमने इसकी दूसरी चेन का सिलेक्शन किया ऊपर से, तो ये हमारे पास कार्बन की चेन आ जाएगी। ये कहीं से देखो रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। तो ये यहाँ तक इस तरह से इस कार्बन की चेन बन गई। तो अब इस जो चेन बनी इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं वो देखते हैं। तो इसमें आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 कार्बन की चेन हो गई, है ना। तो ये हमने जो चेन, और एक चेन हम ये वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड से, तो ये 4 कार्बन की चेन होगी। इसी तरह से हम राइट साइड से भी एक चेन का सिलेक्शन कर सकते थे, तो वो 5 कार्बन की होगी, है ना। तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो जो 7 कार्बन वाली ये वाली जो चेन है यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसी चेन का सिलेक्शन करेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट इज सेलेक्टेड। हमें एक लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसके अंदर मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट लगे हैं। सब्सटीट्यूएंट क्या होते हैं, जो कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन, उसके बाहर जो भी एलिमेंट्स लगे होंगे उनको हम, कंपाउंड्स लगे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक हमने एग्जांपल लिया, तो एक चेन तो हमारे पास स्ट्रेट बन गई जिसके अंदर कितने 6 कार्बन है। इसके अलावा हम और कौन सी चेन बना सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड से ऐसी चेन बना सकते हैं, इसके अंदर कितने कार्बन है 5 कार्बन। इसी तरह राइट साइड से लेंगे तो ये भी हमारे पास 5 कार्बन की चेन बन जाती है, ठीक है। और एक चेन ये वाली भी ले सकते हैं। तो ये चेन जो है हमारी, इसके अंदर हमें दिख रहा है खूब सारे कार्बन है ना, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन वाली चेन है। तो हमें जो सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट चेन का करना है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब जो यही हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी। इस पेरेंट चेन के बाहर एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो जो पेरेंट चेन के बाहर जो भी कंपाउंड्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स क्या आ गए, 2 आ गए, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड रूल, ये है नंबरिंग का। नंबरिंग इज़ डन इन सच वे दैट सब्सटीट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर। हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि तो हमारा जो सब्सटीट्यूएंट्स होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना। अब ये जो चेन है इसके अंदर तो कोई सब्सटीट्यूएंट है ही नहीं क्योंकि ये पेरेंट चेन है, इसके बाहर कोई कुछ भी नहीं लगा है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है या कोई भी कंपाउंड नहीं है, तो इससे हम बोलेंगे नो सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो सब्सटीट्यूएंट्स वाली चेन भी देख लेते हैं अपन। ये हमने एक कार्बन की चेन बनाई और एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ लगा दिया, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट हो गई। अब इसकी हमें पहले बैलेंस कर लेते हैं। पहले वैलेंसी लिख दी हमने इसकी, इस तरह से वैलेंसी कंप्लीट। अब जो इसकी
नंबरिंग करनी है तो इसकी नंबरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो जो इसकी नंबरिंग होगी वो इस तरह से, ये जो CS3 है इसको क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट। जो चेन के बाहर होगा उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए नंबरिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले इस तरह से नंबरिंग करनी है। इस पेरेंट चेन की नंबरिंग दो तरीके से की जा सकती थी, लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। लेकिन हमें लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लेना है, ठीक है। अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी 4 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं हम इस चेन की 1 2 3 4 5, तो हमारे राइट साइड से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नंबर क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। तो इसका जो हमें सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करनी है, वो राइट से ही लेनी पड़ेगी। ये रूल नंबर हमारा 3 है। क्लियर है? तो इसकी का सिलेक्शन इस तरह से होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। ये हमारे पास कोई चेन है और इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब इसकी पहले वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर भी लगा देते हैं। अब हमें पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखें तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है। एक तो ये और एक ये, है ना। अगर लेफ़्ट से काउंटिंग करी तो 2 और 4 आया, और राइट से अब इस चेन पे काउंटिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर वही रहता है, 2 और 4। तो हम किसी भी साइड से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे लेफ़्ट से करो या राइट से, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम ही आ रहा है। क्लियर है? तो हम कोई सी भी साइड से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज़ ये एक हमारे पास कार्बन की चेन दे रखी है और इसमें यहाँ भी लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी लगा हुआ है और एक ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारी कार्बन की चेन है तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कितने, 3 लगे हुए हैं। अब इसकी नंबरिंग की हमने लेफ़्ट साइड से, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नंबर क्या रहे, 2 4 और 5। और लेफ़्ट साइड से जब इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर आ रहे हैं 2 3 एंड 5, ठीक है। तो ये नंबरिंग अब हम किस तरफ से करेंगे, जिधर से हमें लोएस्ट नंबर, देखो 2 से 2 बराबर है, इधर 4 है, ये 3 है, यानी लोएस्ट नंबर किधर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। तो इसकी जो काउंटिंग होगी राइट साइड से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, यानी ये 2 3 5 वाला ऑर्डर हमें सही होगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से इसकी नंबरिंग की जाती है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 4, इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन वी फॉलो द लोएस्ट सम रूल। अभी जो हमने समझा था वो एक तरह का लोएस्ट सम रूल ही है। जैसे ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन में हमारे पास सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं, इसकी वैलेंसी भी हम बैलेंस करेंगे और सब्स्टिट्यूट पुट कर देते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स से ज़्यादा, 2 या ज़्यादा होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम क्या करते हैं, लोएस्ट सम रूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, फिर इसकी नंबरिंग की। तो हमने लेफ़्ट से की तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, यानी 2 पे 4 पे और 5 नंबर पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। और राइट साइड से इसकी नंबरिंग करते हैं तो ये हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका नंबर 2 3 एंड 5 हुआ। तो ये रूल कह रहा है कि जब इनका सम करा जाएगा, ये जो नंबर हमारे आए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, इनका सम करते हैं, तो जो सम लोएस्ट होगा उसी चेन का हम उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये ऊपर वाले का 11 हुआ और नीचे वाले का नंबर सम कितना हुआ, 10। तो हम 10 वाली साइड से नंबरिंग करेंगे, यानी राइट साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे। ये था हमारा लोएस्ट सम रूल। ये जो लोएस्ट सम रूल है इसको आजकल कहा जाता है, इसका एक नया नाम आ गया है, इसको कहते हैं हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट, ठीक है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स का मीन्स होता है कि इनका जो ये ऑर्डर हमने लिखा है इसमें जहाँ पर कम 2 2 इक्वल है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे। ये 2 और 3 अगर इस तरह से होता तो लोएस्ट नंबर 2 होता तो हम 2 का ही सिलेक्शन कर दे। इन नंबरों का सम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर पहला नंबर कॉमन था, दूसरे में 4 और 3, तो 3 हमारा लोएस्ट नंबर है, तो हम यही वाली चेन को ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे। और एग्जांपल देखो, जैसे 2 2 4 और 2 2 5 होता तो ये तो इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब यहाँ 4 और 5 में से लीस्ट कौन सा है, 4, तो हम ऊपर वाला जिधर से नंबरिंग आएगी वही उसी को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। इसमें हमें सम करने की नहीं, हम ऑर्डर को देख के ही इसका
डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस तरफ से नंबरिंग इसकी करनी है। क्लियर है? रूल नंबर 4 आपको समझ में आया। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। इफ़ द सेम subsequent appears twice or thrice then die try are और ड्राई ट्राई इज़ यूज्ड। अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है उसके में सेम सब्सटीट्यूएंट लगे हमारे, जैसे ये मैथिल मैथिल 2 बार लगे हैं तो इसके लिए हमें डाई का यूज़ करना पड़ेगा। 3 होंगे ट्राई, 4 होंगे तो उसके लिए हमें टेट्राई यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हमने सेलेक्ट की चेन, फिर इसकी नंबरिंग की। तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये ग्रुप दोनों में क्या आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमने किधर से भी कर ली। और ये जो ग्रुप सब्सटीट्यूएंट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 2 मिथाइल हो गए। ठीक है, इन्हीं को हम प्रीफिक्स कहते हैं जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं हमारे। तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या आ गए, मिथाइल। अब ये हैं किस पे, 2 नंबर पे हैं दोनों, तो 2,2 लिखना पड़ेगा और 2 के लिए हमें डाई यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कार्बन चेन है, इसके अंदर ये हमें सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, इसकी नंबरिंग कर दी। तो 1 और 3 पर हमारे पास ये जुड़े हुए हैं, तो 1 और 3 और सेम है तो इसको डाई बोलेंगे। ठीक है, 1 3 डाई, और ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो हम इसको 1 3 डाई मिथाइल इस तरह से लिखेंगे। अगर 3 होते तो अगर ये 3 मिथाइल होते तो ये भी इसमें ऐड हो जाता, तो ये होता था 1 2 3 और डाई की जगह आ जाता ट्राई मिथाइल। ठीक है, इस तरह से इनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, एक जैसे सब्सटीट्यूएंट्स कोई से भी हों उनको डाई ट्राई करके लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। आपको समझ में आ रहा है? ये सारे रूल्स आपको 1 बाई 1 आप समझते जाइए और इस पर प्रैक्टिस भी की। रूल नंबर 6 देखते हैं। इफ़ डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ फॉलोड। ये हमारे पास कोई कार्बन चेन है, इसके में हमारे पास 2 सब्सटीट्यूएंट्स है और वो क्या है, डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स। जब डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स आ जाते हैं तो हमें जो इसकी नंबरिंग करनी होती है वो किस तरह से करनी होती है कि हमें जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, पहले तो हमने इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर इसकी नंबरिंग की, तो 2 और 4 और 6 आ रहा था, तो 2 4 वाला हमने सेलेक्ट कर दिया। अब जो ये प्रीफिक्स है, एक तो है हमारे पास मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, और एक है हमारे पास इथाइल। ठीक है, और मिथाइल आ रहा है 2 नंबर पर और इथाइल आ रहा है 4 नंबर पर। ठीक है, तो अब इसमें से हमें अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, यानी एम पहले आता है या ई पहले आता है। ई पहले आता है तो हम पहले इथाइल वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इथाइल, फिर लिखेंगे हम 2 मिथाइल। ठीक है, इस तरह से इनका नाम अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है, इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट अलोंग विद सब्सटीट्यूएंट देन डबल ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर। अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और साथ में कोई सब्सटीट्यूएंट लगा हो, तो हम लोएस्ट नंबर सब्सटीट्यूएंट को नहीं देंगे, हम लोएस्ट नंबर किसको देंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर देना होगा। ये हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की। अब इसकी नंबरिंग अगर लेफ्ट से करेंगे तो सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आ रहा है, लेकिन हम राइट साइड से करेंगे तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो हमें राइट साइड से ही इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को ही लोएस्ट नंबर देना होता है, ना कि हमें सब्सटीट्यूएंट को। क्लियर है? तो जब भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो हमारा सब्सटीट्यूएंट नेगलेक्ट हो जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है नंबरिंग के लिए। तो ये अब देखो, कार्बन अब 1 या 2 कार्बन दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो हम इसमें भी जो लोएस्ट नंबर होगा उस वाले कार्बन का इसको नेम लिखा जाएगा, यानी 1 नंबर पे लग रहा है इन। ठीक है, और अगर सपोज ये 2 3 4 5 होता तो 2 नंबर वाला कार्बन इसमें काउंट होता। क्लियर है? अब ये जो हमारा सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, सबसे पहले प्रीफिक्स ही लिखा जाता है, तो हमने लिखा 3 क्लोरो लिख दिया। फिर इसके बाद हमें लिखना पड़ता है वर्ड रूट यानी कितने कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन, और किस नंबर पे है, 1 पे है, तो इसको 1 इन, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, इस तरह से लिखा जाएगा। अब सपोज करो कोई कार्बन चेन है, उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड आने के बाद इसकी नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं,
इक्वली ये 1 और 4 पे ही आ रहा है। 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट, और ये डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पर और 4 पर, तो 1,4 और फिर 1,3। अब ये 2 हैं इसलिए इसको डाई बोलेंगे, और है क्या, ईन, डबल बॉन्ड है ईन, तो इसे ईन कहा जाएगा। तो ब्यूट 1,3 डाइन इसका नाम हो जाएगा। सपोज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हमें नंबरिंग जो करनी है वो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स को देखा जाता है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं। इफ़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ प्रेजेंट लोएस्ट नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं तो इसका जो नंबरिंग किया जाएगा वो हमें डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए करना है। तो यानी लेफ्ट साइड वाला गलत है और राइट साइड वाली नंबरिंग सही है, और इसका नाम होगा ब्यूट। और कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, और 1 नंबर पे तो ईन है, और 3 नंबर पे हमारा आइन है, तो इसको ब्यूट 1 ईन 3 आइन बोलेंगे, ठीक है। इसको 3 आइन, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। क्लियर। अब हम रूल नंबर 9 देखते हैं। तो देखो अभी रूल नंबर 9 वही है जो हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट आता है, वर्ड रूट में पेरेंट चेन आती है कार्बन की, और प्रीफिक्स में हमारा बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एन, ईन और आइन लिखा जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स में हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। इन सबको मिला के जो नाम बनता है वो होता है हमारा IUPAC नेम, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये कोई हमारे पास कार्बन चेन है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट। तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑर्डरिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है, उसके बाद डबल बॉन्ड देखा जाता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट देखा जाता है। तो इसकी नंबरिंग हमने राइट साइड से की 1 2 3 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखा जाता है, प्रीफिक्स को, तो 3 क्लोरो, ठीक है। और फिर वर्ड रूट हो गया हमारा ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सब, तो एन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एन, और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ किया है, सेकेंडरी सफिक्स ऑल। तो हम ई को हटा देंगे और ऑल को लिख देंगे, ठीक है। ये ऑल हो जाएगा। तो एक नंबर पे इसलिए 1 ऑल लिख सकते हैं, या इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। दोनों ही तरीके आपके सही हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे, वो नंबर भी हमें। अब हम देखते हैं सॉप्स के बारे में। सॉप्स के बारे में आप जानते होंगे, कई तरह के सॉप्स आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। कुछ बाथिंग सॉप होते हैं, कुछ वॉशिंग सॉप होते हैं। तो ये जो सॉप होते हैं वो कई तरह के होते हैं, हमने देखा होगा, ठीक है। हम नहाने वाले साबुन को धोने के काम नहीं लेते, ना धोने वाले साबुन को नहाने के काम लेते। बट ये जो भी सॉप्स होते हैं इन सब में कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है जो है, वो सोडियम सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, जिसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जो भी सोप बनेगा उसमें क्या होगा, एक तो सोडियम साल्ट होगा और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी। हाइड्रोकार्बन चेन को मैंने यहाँ R से रिप्रेजेंट किया है, और साथ में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। अब ये जो चेन जुड़ रही होगी कार्बन की, काफ़ी लंबी हो सकती है हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। और इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा RCCONA। यहाँ R कितनी भी लंबी चेन हो सकती है कार्बन की। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ तो हमने ले लिया C17H35 और COONA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोप का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये तो होगी हाइड्रोकार्बन चेन जिसे हमने R से रिप्रेजेंट किया, और ये क्या हो गया RCOONA, यानी सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। तो जितने भी सोप बनेंगे सब में COONA हमारा कॉमन होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट और सोडियम पेल्मेटेट होता है। चलिए अब हम सोप को बनाना सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट ले सकते हैं। इसके साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इस कास्टिक सोडे का फॉर्मूला NaOH होता है, ठीक है।
और हम पिंच ऑफ साल्ट का यूज़ भी इसमें करते हैं, यानी NaCl का यूज़ करते हैं। तो जो हम सोप बनाते हैं उसकी रिएक्शन इस तरह से होती है, वेजिटेबल ऑयल लिया या फिर उसके साथ एनिमल फैट लिया, प्लस उसमें हमने कास्टिक सोडा NaOH मिला दिया। जब इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है तो हमारे पास बनता है सोप, और साथ में इसके बनता है हमारे ग्लिसरॉल भी इसमें बन जाती है। सोप और ग्लिसरॉल ये दोनों चीज़ हमें मिलती हैं, पर हमें यहाँ डिज़ायर क्या है, हमें सिर्फ सोप बनाना है। तो सोप का प्रिटिसेपेट बनाने के लिए, यानी इसमें से ग्लिसरॉल में से सोप को अलग करने के लिए इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट यानी NaCl मिलाया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, सोप अलग से मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम सोप को बना सकते हैं। क्लियर है? तो जो हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सोप था, इसको बनाना क्या कहलाता है, सपोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो सोप बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया, वेजिटेबल ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पिंच ऑफ साल्ट। इन सब से हमने क्या बनाया, सोप बनाया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप। सोप का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सोप का स्ट्रक्चर होता है वो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा टेडपोल होता है कुछ उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें एक हेड होता है और इसकी एक टेल होती है। ठीक है, एक हेड होता है और इसके पीछे इसकी टेल होती है। ये सोप का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। तो जो इसका हेड होता है, ये हेड जो होता है ये होता है एक आयोनिक पार्ट होता है, जबकि इसका टेल स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन आयोनिक पार्ट होता है। ठीक है, हेड स्ट्रक्चर आयोनिक पार्ट है जबकि टेल स्ट्रक्चर नॉन आयोनिक पार्ट है। तो ये हमारा फॉर्मूला था RCOONA। तो ये जो COON है ये तो हेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा क्या है, आयोनिक पार्ट है, हेड स्ट्रक्चर। और जो इसके साथ में कार्बन की चेन लगी होती है वो हमारा टेल स्ट्रक्चर होता है, जो कि नॉन आयोनिक पार्ट होता है। ठीक है, ये टेल स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब जो हेड स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो हेड इज़ मेड अप ऑफ आयोनिक पार्ट दैट इज़ वाटर लविंग एंड टेल इज़ मेड ऑफ नॉन आयोनिक पार्ट दैट इज़ वाटर रिपेलिंग। जो हमारा ये हेड पार्ट होता है, ये हेड पार्ट क्या होता है, ये जो हेड पार्ट है ये हमारा वाटर लविंग होता है। ठीक है, इस हेड पार्ट को हम वाटर लविंग कहते हैं। इस वाटर लविंग का मीन्स हो गया, इससे हम क्या कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर लविंग पार्ट जो हेड पार्ट है इसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जबकि ये टेल पार्ट है जो नॉन आयोनिक पार्ट है, ये क्या होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। ठीक है, वाटर रिपेलिंग, इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाटर रिपेलिंग को, ये डर्ट लविंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोप का स्ट्रक्चर हुआ। समझ में आया आपको सोप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? चलिए इसे एक थोड़ा सा और समराइज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास हेड पार्ट हो गया है ना, ये पोलर होता है और ये आयोनिक होता है और वाटर सॉल्यूबल पार्ट होता है। जो हमारा हेड पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हो गया। जो हमारा टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट जो होता है ये नॉन पोलर होता है, कोवेलेंट होता है और ऑयल सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये ऑयल में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, यानी ये डर्ट लविंग पार्ट होता है हमारा। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफोबिक, हमने इसको नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो। अब देखते हैं हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप से हम क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बकेट लेते हैं, इस बकेट के अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं। वाटर फिल कर दिया, अब इसके अंदर जो H2O फिल कर दिया, इसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं, सोप्स को डाल देते हैं। इसमें हमने सोप डाल दिया। तो जब इसमें सोप को मिक्स करते हैं तो ये इस तरह से इसके सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह के इसमें अरेंज हो जाते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स इसमें इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। सपोज़ हमने एक बीकर लिया, इसमें वाटर फिल कर दिया और इसमें एक डर्ट वाला हमने क्लॉथ डाल दिया। ये इसमें डर्ट लगी है, ग्रीस वगैरह कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इस हमें ग्रीसिंग को हटाना है। अब इसके लिए इसमें हमने क्या किया, इसमें सोप डाला। जैसे सोप डाला तो ये इस तरह से सोप के जो मॉलिक्यूल हैं इस तरह से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, वाटर में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं।
जो हेड पार्ट है वाटर की तरफ रहता है और डर्ट वाला पार्ट टेल इसकी तरफ रहता है। ये हम इस पिक में भी देख सकते हैं, ये हमारा डर्ट वाला पार्ट है और ये हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स इसमें अरेंज है। तो हेड वाले हैं ये वाटर की तरफ जुड़े हुए हैं और टेल इसका डर्ट की तरफ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है वाटर के अंदर, इसे हम मिसेली फॉर्मेशन इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये सोप इस क्लॉथ को क्या कर देता है, डर्ट को क्लॉथ से रिमूव कर देता है और हमारा जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं, इन बकेट वी टेक वाटर एंड ऐड सोप टू इट, सोप मॉलिक्यूल्स गेट रैंडमली अरेंज्ड एज ऑन फिगर। इसके बाद आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, इसके नीचे आप एक फिगर बना देना, ये बकेट है इसमें वाटर भर देना और इसके ये सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कर देना। उसके बाद लिखना, नाउ व्हेन वी ऐड डर्ट क्लॉथ टू इट, सोप मॉलिक्यूल्स गेट अरेंज इन सच वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट टूवर्ड्स डर्ट and hydrophilic towards water. This type of arrangement is called micelle formation as shown. ये लिखना, इसके बाद इसके नीचे ये वाला फिगर आपको बनाना है। Now due to thermal agitation the different soap molecules attract dirt towards themselves such that it breaks into smaller part, hence remain in water and cloth gets cleaned. ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो पिछले पेज पे था और ये पेज पे ये आपको कम्प्लीटली लिख देना है। इसके बाद आपके पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये आपको जो लिखनी है लैंग्वेज विथ स्ट्रक्चर लिखनी है, ये दोनों डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये बीकर वाला आपको डायग्राम बनाना है और लास्ट में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स इसमें एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हम लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोप। तो सोप की जो लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, तो इट कांट बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर, इसे हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकता। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब है जब वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट्स मिले होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो ये इसमें हार्ड वाटर के साथ ये सोप कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं हार्ड वाटर के साथ में, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के साथ में, तो ये सोप क्या करता है, इनसे इंटरेक्ट करता है और इनसॉल्युबल पीपीटी बना लेता है, एक वाइट कलर का धब्बा सा बन जाता है, इसको स्कम कहते हैं, है ना। तो ये क्लॉथ्स के ऊपर चिपक जाता है जिससे क्लॉथ क्लीन नहीं हो पाता है, इसलिए सोप को यूज़ नहीं किया जा सकता है हार्ड वाटर के साथ। ये इसकी लिमिटेशन हो गई। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोप। सोप को का यूज़ करने का क्या एडवांटेज है? इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल, हैंस डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, इससे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम इसको और यूज़ कर सकते हैं, है ना। और सोप जो है बायोडिग्रेडेबल भी है, तो ये आसानी से डिस्पोज भी हो जाता है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन सल्फोनिक एसिड। जो हमने सोप पढ़ा था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट था, लेकिन जो डिटर्जेंट है वो क्या है, सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है। बस इसमें इतना से डिफरेंस है, या कार्बोक्सिलिक की जगह सल्फोनिक एसिड आ गया है। इसको हम RSO3Na, इसका जो फॉर्मूला है RSO3Na होगा। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय पेट्रोलियम। अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है पेट्रोल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सोप की जैसा ही होता है, ठीक है। तो जो ये साल्ट है, सल्फोनिक एसिड के साथ जो साल्ट है वो आयोनिक पार्ट होता है, और जो कार्बन चेन होती है वो नॉन आयोनिक पार्ट होता है। ये भी इसमें हेड और इसमें टेल होते हैं, ये इस तरह से इससे लगे रहते हैं, ठीक है। हेड जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और टेल को हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। सेम ये सोप जैसा ही है, बस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सल्फोनिक एसिड का यूज़ किया गया है। क्लियर है? तो ये आपको डिटर्जेंट के बारे में समझ में आया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सो लीड्स टू पॉल्यूशन। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, एंड इट्स डिस्पोजल इज़ द मेन प्रॉब्लम,
ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इससे क्या कर होता है, इस वजह से डिटर्जेंट पॉल्यूशन करता है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम इसमें डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमने अभी देखा कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होते हैं, सोप, RCOO Na, जबकि डिटर्जेंट क्या होते हैं, RSO3Na, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट हैं, जबकि ये सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट होते हैं। दूसरा, सोप जो होते हैं लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जबकि डिटर्जेंट मोर सोल्यूबल होते हैं। थर्ड है, सोप जो होते हैं लेस पावरफुल इन क्लीनिंगनेस, जबकि मोर पावरफुल होते हैं डिटर्जेंट। लास्ट है, रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट, सोप की ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, जबकि डिटर्जेंट में कम अमाउंट की ज़रूरत होती है। और सोप बायोडिग्रेडेबल हैं और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और हमने देखी थी कि सोप जो होते हैं हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चैप्टर हुआ फिनिश। अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी